भाइयों बहनों, साथियों और हमवतनों, हमारे सीमा पर ज़बरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए और करते जाते हैं। जहाँ के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको ज़रा फिक्र न शांति की थी न शांति के तरीक़ों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल का इस नई वीडियो पे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1962 के साइनो इंडियन वार का पूरा खुलासा। अगर आपको पूरी सच्चाई, पूरा डिटेल्स जानना है तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर होने का भी दायित्व निभाया और फॉरेन मिनिस्टर होने के तहत उन्होंने हमारी पड़ोसी चीन के साथ एक सही संपर्क बनाने के कदम पे आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ चाइना में चलती सिविल वॉर के ख़त्म होने पे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग ने 1949 में पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना किया। माओ जेडोंग बने पीआरसी के पहले चेयरमैन और जो एनलाई बने पीआरसी के प्रीमियर, यानी ये कुछ प्रधानमंत्री जैसा ही पद होता है। और चाइना के कम्युनिस्ट कंट्री होने पे उनको इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ा। हालांकि इंडिया ने तब चाइना की मदद की और पूरी दोस्ती के हाथ बढ़ाते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। पीआरसी के स्थापना के बाद चाइना ने तिब्बत को अपने टारगेट में लिया। पहले तो इम्प्रूवमेंट के नाम पे चाइना ने अपना टेक्निकल स्टाफ तिब्बत भेजा और फिर सेना भेज के 1950 में तिब्बत को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, ये बोल के कि तिब्बत हिस्टोरिकली और कल्चरली चाइना का ही हिस्सा है। चाइना के किसी न किसी सम्राट के ज़माने में तिब्बत चाइना का हिस्सा रहा होगा। यही बोल के उन्होंने तिब्बत को 5 प्रदेश, जिनका नाम है किंगहाई, तिब्बत, सिचुआन, गांशू और यूनान में बटोर दिया। हालांकि यूएस और यूके दोनों देशों ने ही इस पे विरोध जताया, पर भारत ने झमेले से अच्छा विवाद को मिटाना को सही समझा। पर चाइना के तिब्बत दखल के बाद भारत के सामने एक और समस्या खड़ी हुई। तिब्बत और शिनजियांग जैसे सेमी ऑटोनोमस स्टेट के रहते इंडिया और चाइना के बीच ये लोग बफर जोन की तरह काम करते थे। पर तिब्बत के कब्जे होने के बाद इंडिया और चाइना के बॉर्डर पास पास आ गए, जिससे दोनों देशों में ही बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ। और इसी डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए भारत और चीन ने 1954 में एक ट्रीटी साइन किया, जिसको कहते हैं पंचशील ट्रीटी। इसके तहत भारत ने मान लिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है और किसी भी इंटरनेशनल फोरम में इंडिया चाइना का कोई विरोध इस विषय में नहीं करेगा, और इसके बदले भारत ने चाइना से अपनी दोस्ती मांग ली। 1956 में चाइना शिनजियांग से होके तिब्बत की राजधानी लासा तक एक रोड बनाने की कोशिश करता है, जो कि अक्सई चीन से होके गुजरा। अब 3 साल बाद 1959 में जब भारत को ये बात पता चलता है, तब तक रोड कंप्लीट हो चुका था। और क्योंकि अक्सई चीन भारत का हिस्सा था, इसलिए भारत और चाइना के बीच तनाव का परिस्थिति शुरू हुआ। ठीक इस समय 1959 में ही तिब्बत में तिब्बतियन ने चाइनीज़ मिलिट्री के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दी, पर अपने मिलिट्री के दम पे चाइना ने ये विद्रोह पूरी तरह से रोक दिया और तिब्बत के स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर दलाई लामा को वहाँ से भागना पड़ा। भारत सरकार ने दलाई लामा को शरण देने की परमिशन दे दी और वो यहाँ ही रिफ्यूजी के तौर पे रुक गए। पर इसी बात को लेके चीन और इंडिया के बीच के हालत बिगड़ने लगे, इसलिए 1960 में जो एनलाई भारत में विज़िट करने आए। भारत में चाइना के प्रीमियर का स्वागत में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए, पर जो एनलाई भारत में पहुंच के बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में नेहरू के साथ
जब मीटिंग पे बैठे तो उन्होंने एक स्टेटस को रखने का प्रस्ताव दिया, जिसके तहत दोनों देशों की आर्मी एलएसी को अपना बॉर्डर मानेगा और एलएसी के दोनों पार 20-20 किलोमीटर दूर अपने सेना की मुस्तैदी करेगी। और उन्होंने मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर मानने से सीधा इनकार कर दिया, जिससे नेहरू नाराज़ हो गए और उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। पर भारत को जब यूनाइटेड नेशंस ने 1960 में वीटो पावर सौंपा तो भारत ने ये कह के ठुकरा दिया कि हम एक नॉन अलाइंड देश हैं, तो हमें वीटो पावर की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर से हम एक शांतिवादी राष्ट्र हैं, इसलिए हमें वीटो पावर जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और इसीलिए उन्होंने उसको चीन को सौंप दिया और एशिया में किसी एक देश को वीटो मिलना था तो चीन को मिल गया। ये नेहरू की बड़ी गलतियों में से एक था। इन सब के बावजूद भारत और चाइना के बॉर्डर के बीच तनाव बढ़ने लगा और पेट्रोलिंग के वक्त झड़पें शुरू हो गई। इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के मेंबर्स ने नेहरू को बताया ताकि वो फॉरवर्ड पॉलिसी को अप्लाई करे। क्या होता है फॉरवर्ड पॉलिसी? तो आपको बता दूं, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत जो एरियाज़ होते हैं बॉर्डर के आसपास, उन एरियाज़ में भारत पहले पेट्रोलिंग करती थी और अब फॉरवर्ड पॉलिसी के अप्लाई के बाद वो लोग उन एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं और वहाँ पे परमानेंट चेक पोस्ट बिल्डअप करते हैं। ये होता है फॉरवर्ड पॉलिसी। और इसी पॉलिसी को 1960 में भारत ने यूज़ किया चाइना के खिलाफ। चाइना भारत से नाराज़ था और भारत भी चीन के रवैये को मानने को तैयार नहीं था और दोनों देशों में तनातनी का हालत बनी हुई थी। और इस वक्त 1961 में भारत ने पोर्तुगीज़ के अंडर रही गोवा को आज़ादी देने का प्लान लिया और वहाँ भारत ने अपने सेना भेज के गोवा को कब्ज़े में लिया और गोवा भारत का हिस्सा बन गया। और इसी बात से चाइना भी भारत के मिलिट्री शक्ति को देखने पे मजबूर हो गया और चाइना को लगा कि भारत सच में ही एक साम्राज्यवादी देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि अगर चाइना भारत के साथ अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट बढ़ाता है तो भारत चाइना के साथ वही करेगा जो भारत ने गोवा के साथ किया। और यही डर चाइना के दिल में बैठ गया। इसके बाद से चाइना ने भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए कोई बातचीत नहीं किया और अपने मिलिट्री के दम पे जगहों को हासिल करने का कोशिश करा। इंडिया चाइना के बीच का सबसे पहला कन्फ्रंटेशन हुआ थगला पे 1962 के जून के महीनों में। थगला रीज के नमकाचू वैली के धोला पोस्ट में इंडियन आर्मी ने एक आउटपोस्ट रेडी किया। 8 सितंबर को पीएलए के 60 सेना ने मिलकर नमकाचू एरिया का एक भारतीय आउटपोस्ट कब्जे में लिया और 11 सितंबर को ये फैसला लिया गया कि अगर इंडियन टेरिटरी में चाइनीज़ आर्म फोर्स घुसता है तो उसको कोई भी पेट्रोल पार्टी या चेकपोस्ट में बैठा इंडियन आर्मी के जवान गोली मार सकते हैं। 20 सितंबर को भारत और चाइना के सेना के बीच फिर से झड़प होता है और चाइना का सेना उन पे ग्रेनेड बरसा के घायल करने की कोशिश करता है। पूरे सितंबर के झड़प के बाद 10 अक्टूबर को इंडियन राजपूत पेट्रोल के 50 जवान ब्रिगेडियर दलवी के नेतृत्व में यामसो ला, जो कि 16,000 फीट के हाइट पे है, उस जगह पे पेट्रोलिंग के लिए जाती है। और इसी वक्त चाइना का सेना भारत के सेना पे अटैक करता है और भारत के सेना पे गोली बरसाने के कारण हमारे 25 जवान घायल होते हैं। हालांकि ब्रिगेडियर दलवाई नॉट टू शूट का ऑप्शन लेते हैं और वहाँ से बिना फायर किए ही अपने ट्रूप के साथ वापस आ जाते हैं, जबकि झड़प में चाइना के भी 33 जवान घायल हो गए थे। 1962 के 20 अक्टूबर को चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पे अटैक कर दिया और उन्होंने दो जगह पे जंग लड़ी। एक तो था अक्साई चीन, दूसरा नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जिसका वर्तमान नाम है अरुणाचल प्रदेश। ये सभी एक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर था, मतलब कि जो हाइट था नॉर्मली वो 13,000 से 14,000 फीट के हाइट पे जंग हो रही थी। ईस्टर्न थिएटर यानी अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज सेना ने नमकाचू, वालोंग और फिर तवांग जैसे जगहों पे अटैक करके सब कुछ 4 दिनों के अंदर ही कब्जे में ले लिया। वेस्टर्न थिएटर में 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चाइनीज सेना ने चिपचाप वैली, चुशुल,
गलवान वैली और पैंगोंग लेक को अपने कब्जे में ले लिया था। जंग के शुरुआत के 4 दिनों के अंदर ही ये सारा फतेह चीन के सेना द्वारा कर लिया गया था और भारत के कम शक्तिशाली सेना को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पर इसके बाद के 3 हफ्ते बीते नेगोशिएशन मीटिंग में जो एनलाई ने नेहरू को प्रस्ताव दिया कि अगर भारत अरुणाचल प्रदेश, जो कि वो लोग साउथ ताइबेत मान के क्लेम करते हैं, वो जगह चीन को छोड़ दिया जाता है तो वो लोग भी अक्साई चीन को भारत के हवाले कर देंगे। पर नेहरू ने प्रस्ताव सुनते ही बात को खारिज कर दिया था। दोबारा जंग शुरू हुआ 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन, और इस दिन से लेकर के 17 नवंबर तक चाइना की सेना भारत के ईस्टर्न थिएटर में बॉमडीला और सेला जैसी जगह को कब्जे में ले लिया। वेस्टर्न थिएटर की तरफ चाइनीज सेना आगे बढ़ा असम के तेजपुर शहर की तरफ। इस शहर में चाइना के सेना के आने की खबर से वहाँ के लोग उस शहर को छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए और पूरा शहर खाली हो गया। यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन भी खाली हो गया था। बैंक के मैनेजर ने चाइना के सेना के हाथ में इंडियन करेंसी ना चली जाए इसके डर से सारे इंडियन नोट्स को जला के इंडियन करेंसी को बचा लिया था। भारतीय जानकारी के मुताबिक 1383 जवान मारे गए थे इस जंग में और 1696 लोग मिसिंग हो गए थे, जबकि 548 से 1047 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे और 3968 लोग युद्ध में बंदी के तौर पे चाइनीज सेना के पास मौजूद थे, जिनको बाद में चाइनीज सेना ने छोड़ दिया। और अगर हम बात करें चाइनीज रिसोर्सेज की, उन्होंने 4800 से ज़्यादा लोगों की मरने की दावा किया था। अब आपको बताते हैं रेजंग ला के लड़ाई के बारे में, जहाँ पे 13th कुमाऊं बटालियन के 123 जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में करीब 1000 पीएलए सोल्जरों को 17,000 फीट, जहाँ पे सांस लेने के लिए भी दिक्कत होती है, ऐसी जगह पे भी जंग लड़के एडवांस वेपन्स के साथ आए हुए चाइनीज़ मिलिट्री को भारतीय सेना ने हरा दिया था और इस जंग में 114 भारतीय सेना की मौत हो गई, जबकि मेजर शैतान सिंह की बॉडी अगले साल हमें बर्फ में दबा हुआ मिला। मेजर शैतान सिंह की वीरता को देखते हुए उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया और कुमाऊं सेनाओं की भी वीरता को सम्मानित किया गया था। इस जंग के दौरान नेहरू ने यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को 2 चिट्ठी लिखे और उनसे 12 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स के और एक मॉडर्न राडार सिस्टम मांगे थे। हालांकि वो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान रिजेक्ट हो गया था। हालांकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ख़त्म होते ही यूएस ने भारत को यूएसएस किटी हॉक, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको बे ऑफ बंगाल भेजने का सोचा ताकि भारत को किसी भी तरह से चीन के खिलाफ मदद दी जा सके। वही दूसरी तरफ साइनो सोवियत स्प्लिट शुरू हुआ था 1960 में, जिससे रशिया और चाइना के बीच में तनाव चल रहा था। और इसी वक्त पे यूएस और ब्रिटेन से जब इंडिया ने एडवांस्ड वेपन्स मांगा था चाइना के खिलाफ, तब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो इंडिया को यूएसएसआर की तरफ झुकना पड़ा। 1962 के अगस्त में 12 MiG-21 एयरप्लेन रशिया से आने वाले थे, पर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के लिए यूएसएसआर भी भारत की तरफ आ नहीं पाया। हालांकि इस क्राइसिस के ख़त्म होते ही रशिया ने भी भारत को सपोर्ट दिया और दूसरी तरफ से हमें ब्रिटेन से भी मदद मिला। अमेरिका भारत को सैन्य मदद भेज सकता है, इसी डर से चीन पीछे हट गया और जो एनलाई ने 21 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया एक यूनिलैटरल सीज फायर और मान लिया कि वो लोग एलएसी से 20 किलोमीटर बैक कर जाएंगे और चाइनीज सेना 1959 के 7 नवंबर पे उनका जो फ्रंटियर पोजीशन था उस पोजीशन पे लौटने पे राजी हो गए। जंग के ख़त्म होने पे नेहरू सरकार को विपक्षी दलों ने घेरा और नेहरू का एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन होने का रुतबा गायब हो गया। इस जंग पे भारत के हारने के कारण खोजने के लिए एक कमेटी बिठाई गई,
जिसने एक रिपोर्ट पेश किया जिसे कहा जाता है हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट, जो कि आज तक निकला ही नहीं, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि भारत के सेना का इतना सीक्रेट डिटेल्स इसमें बताया गया है वो देश के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए इसको दबा दिया गया और आज तक एक रहस्य बन के रह गया। 1962 के दिसंबर के महीनों में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ, जिसके तहत कोई भी सस्पेक्टेड चाइनीज या चाइनीज रिलेटेड व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था। इस एक्ट के डर से बहुत चाइनीज लोगों को इंडिया से अपनी ज़मीन और घर-बार बेच के भागना भी पड़ा था। इसी के साथ साथ नेहरू एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन ट्रेंड ताइवेतन आर्म्ड फोर्स का एक टीम बनाने को राज़ी हो गया, जिसमें उन्होंने ताइवेतन रिफ्यूजीज को सपोर्ट किया। 62 के जंग से हमें ये पता चला कि अब हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि चाइना भी अब उसके साथ शामिल है, और जंग के बाद पाकिस्तान ने चाइना को अपना एक ज़मीन गिफ्ट देते हुए उसका दोस्ती खरीद लिया। जंग के ख़त्म होने के बाद दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के धर्मशाला इलाके में ताइवेतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल का स्थापना किया, जो कि आज लापसेंग सेंगे के नेतृत्व में चल रहा है। पर आपको अब ये जानना होगा कि भारत इस जंग में क्यों हार गया था। तो जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी का अप्लाई किया, जिसके तहत उन्होंने बॉर्डर इलाके में अपना चेक पोस्ट बनाया, पर उनके पास कोई भी सप्लाई लाइन नहीं था, उनके पास कोई हेलीपैड मौजूद नहीं था जो उन तक खाना, पानी और अस्त्र पहुंचा सके। उनके पास ना तो सन गॉगल्स थे सूरज की रोशनी से बचने के लिए, और ना ही कड़कती ठंड में बचने के लिए वार्म ड्रेस थे। बावजूद इन सब के उन्होंने पूरी वीरता से लड़ी। अगर अस्त्रों की बात की जाए तो उनके पास कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। वो लड़ रहे थे जिन बंदूकों से वो बेहद ही पुराने थे। हालांकि दूसरी तरफ चाइना रशिया से मंगवाए हुए AK-47 और हेवी वेट मशीन गन्स के साथ लड़ रहे थे। 1962 के वार में हमने हमारी एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल नहीं किया, इसी डर से कि अगर चाइना अपने एयरफोर्स का इस्तेमाल करता है तो हमारे शहरों पे बमबारी कर सकता है। पर यह हमारा वहम था, क्योंकि उस वक्त चाइना के पास ना ही अपना इम्प्रूव्ड एयरफोर्स था, ना ही उसके पास लॉन्गर रनवेज थे, और उनके पास एयरफोर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी साजो सामान नहीं था। तो अगर हम उस वक्त अपने एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल करते तो हम आसानी से ही जीत जाते। 1962 की हार भारतीय सेना की हार नहीं बल्कि उस वक्त की राजनैतिक नेतृत्व की हार थी। उस वक्त राजनैतिक नेतृत्व को चीन के खतरे से ज़्यादा इस बात की चिंता थी कि सेना के अधिकारियों के सामने उनका दबदबा कहीं कम ना हो जाए। अगर तब भारत सरकार जनरल KS थिमैया जैसे लोगों की बात मान लेती तो आज शायद इस हार का नज़ारा ना देखना पड़ता, और शायद हम 1962 के जंग जीत भी जाते, या फिर चीन कभी भी भारत को अटैक करने का सोचता ही नहीं। 1959 तक चाइना शिनजियांग और तिब्बत के साथ साथ अक्सर चीन को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, और इसलिए उन्होंने अक्सर चीन पे भी अपने सड़क मजबूत कर लिए, और इसी के ज़रिए वो लोग तिब्बत पे अपना सपोर्ट लाइन बढ़ा चुके थे, और शायद ही वो इंडिया पे अटैक करने के लिए अपनी सेना को तिब्बत में जमा लिया था, और उनके लिए पूरी तरह से सप्लाई लाइन भी बना चुका था। ये हालात तत्कालीन सरकार को पता होते हुए भी उन्होंने चाइना को अपना दुश्मन नहीं माना और चाइना के साथ अपने संपर्क मजबूत करनी चाहिए। पर अगर हम तत्कालीन जनरल KS थिमैया का बुक थिमैया एन अमेजिंग लाइफ को देखें तो उन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी है। तत्कालीन हालातों की सच्चाई तो शायद कोई भी नहीं जानता, पर हम आपको तत्कालीन जनरल KS थिमैया के बुक थिमैया एन अमेजिंग लाइफ के बारे में आपको बता सकते हैं। इस बुक में थिमैया जी ने लिखा कि अपने समयकाल में उन्होंने 2 युद्धाभ्यास किए, जिनसे उन्हें यह पता चला कि चाइना के मुकाबले हमारे पास पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त बजट तक नहीं था। तत्कालीन रक्षा बजट सिर्फ 305 करोड़ रुपए का था, इसीलिए ही
ताकि सेना को मदद मिल सके, जनरल के.एस. थिमैया ने तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को एक सिफारिश भेजी, जो उन्होंने खारिज कर दिया। रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन ने बी.एम. कॉल को लेफ्टिनेंट जनरल का पद सौंप दिया, जबकि उनके पास किसी भी जंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और इसी बात से जब देश खतरे में आ सकता था, इसी डर से के.एस. थिमैया जी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बारे में सोचा। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलकर जनरल के.एस. थिमैया ने चीन से भारत को आने वाली खतरे के बारे में सावधान किया और उनको बताया कि इस हालत के गंभीरता के बारे में वो जाके रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को समझाए, क्योंकि वो सेना प्रधानों के बात को सीधे खारिज करने पर तुले हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनरल के.एस. थिमैया की पूरी बात सुने, पर उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत एक जनरल को हमेशा ही रक्षा मंत्री के पास जाना होता है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास नहीं आ सकते। और उन्होंने ये सारी बातें जाके वी.के. कृष्ण मेनन को बताने को बोला। और जब जनरल के.एस. थिमैया वी.के. कृष्ण मेनन के पास पहुँचे तो वी.के. कृष्ण मेनन ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि आपको प्रधानमंत्री के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि 1961 में जनरल के.एस. थिमैया के रिटायरमेंट के बाद भी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के अहिंसावादी नीतियों पे अमल करते थे और देश को भी उसी रास्ते पे ले जाना चाहते थे, इसीलिए वो सैन्य शक्तियों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि भारत एक अहिंसावादी देश है, उसको सेना की कोई ज़रूरत नहीं, देश तो पुलिस से भी चल सकता है। हालांकि 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग और 1962 में चीन से हार के बाद हमें सेना की अहमियत पता चली। जंग की इस हालत में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर्स ने खुल के चाइना को समर्थन दिया। ज्योति बासु, हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे तत्कालीन युवा नेता चाइना के समर्थन में रैलियां की। इस हालत को देखते हुए भारत सरकार को उन्हें गिरफ्तार भी करना पड़ा। सीपीआई के मेंबर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि चाइना भारत को कभी आक्रमण कर सकते हैं। उनका मानना ये था कि भारत ने ही अपने साम्राज्यवाद बढ़ाने के लिए चाइना पे अटैक कर दिया है, और वो तो इस जंग को इंडिया चाइना का वार ही नहीं मान रहे थे। उनके मुताबिक ये एक समाजवादी और एक पूंजीवादी राष्ट्र के बीच का लड़ाई था। जंग के हालात में सेनाओं को खून की ज़रूरत थी, इसीलिए ही भारत सरकार ने लोगों से अपील की ताकि वो रक्तदान शिविर में जाके अपना ब्लड डोनेट करे। पर इसी बात को सीपीआई अपना पार्टी विरोधी और कम्युनिज्म के विरोधी गतिविधि मानता था। 1964 में सीपीआई में दरार आया चाइना को समर्थन को लेकर। जो लोग 1962 के जंग में देश के साथ समर्थन देना देशभक्ति की परिचय मानते थे, वो सीपीआई में रह गए, और जो प्रो चाइनीज़ मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने एक नई पार्टी सीपीआईएम की स्थापना की। वही दूसरी तरफ आरएसएस में गुरुजी कहा जाने वाले माधव सदाशिव गोलवालकर ने भारत सरकार को बहुत बार चीन के खिलाफ चेतावनी दी कि चीन भारत को आक्रमण कर सकता है, जो हमें 1962 में देखने को मिला। इसके बावजूद भी प्रसार माध्यम और सरकार ने कभी आरएसएस के बातों को ध्यान नहीं दिया। यही कांग्रेस सरकार ने 1948 में आरएसएस को बैन कर दिया था, पर भारतीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने इस जंग में भारत के सेना के मनोबल को टूटने नहीं दिया और अपने सेवामूलक कर्मों के जरिए उन्होंने भारत के जनता का पूर्ण सहायता किया। और उनके यही कामों को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1963 के 26 जनवरी रिपब्लिक डे के पैरेड में उनको आने का सूचना दिया। सिर्फ 3 दिन पहले मिले सूचना के जरिए ही आरएसएस ने अपनी 3,500 से भी ज़्यादा स्वयंसेवकों को लेके रिपब्लिक डे के पैरेड में हाजिर हुआ और पूर्ण सम्मान के साथ भारत के रिपब्लिक डे के पैरेड में हिस्सा लिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरह से मान लिया कि आरएसएस भी सच्चा देशभक्त है। 1962 के जंग के हार ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हम आगे जाके अपने
गलतियों को सुधारे 1967 और 1987 के वार में। अब तक इस वीडियो में आपको बताया गया 1962 के वार का पूरा खुलासा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने इस वीडियो को 50 लाइक तक का टारगेट दिया है तो उसे फुलफ़िल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो का अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट पे बताइए ताकि हमें भी नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। फर्दर डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिया हुआ है, उसको चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।